हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग डॉक्टर एस.एम. शुक्ला का चैप्टर 1 जो कि है गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे का क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 सॉल्व करेंगे, जो कि रिलेटेड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इसमें लिखा है कि हरिकृष्ण धर्मार्थ संस्थान का प्राप्ति भुगतान खाता ये नीचे दिया हुआ है, जिसमें हमारे 61 सारी प्राप्तियाँ, दूसरे सारे भुगतान दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी प्राप्तियाँ हैं, ये सारी भुगतान है। इसके बाद हमारा समायोजन दिया हुआ है और इससे हमें तैयार करना है आय व्यय खाता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये छाट लेते हैं कि हमें कौन सी मदों को आय व्यय खाते में दिखाना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि सबसे पहले तो यहाँ पे पिछले वर्ष का शीर्ष है, जो कि हम लोग आय व्यय खाते में नहीं दिखाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे भुगतान साइड में दान है, तो दान दिखाएंगे, वेतन भी दिखाएंगे, किराया और कर को भी हम लोग दिखाएंगे। इसके बाद छपाई दिखाया जाएगा, डाक व्यय को भी दिखाएंगे, विज्ञापन भी दिखाएंगे। फर्नीचर हमारा पूंजीगत है तो इसे नहीं दिखाएंगे। बीमा है तो बीमा आयगत खर्चा है, इसे दिखाएंगे। निवेश जो है ये हमारा पूंजीगत खर्चा है तो इसे नहीं दिखाएंगे। ठीक है, इसे नहीं दिखाएंगे। भवन के लिए अग्रिम, ये भी हमारा एक पूंजीगत खर्चा, क्योंकि हमारी संपत्ति है। भवन जो है एक संपत्ति, और संपत्ति के लिए जो खर्चा है वो पूंजीगत खर्चा माना जाएगा। और ये जो बैलेंस शीट है वो तो हम लोग दिखाएंगे नहीं। रिसिप्ट साइड में दान हमें मिला है, इसे दिखाया जाएगा। चंदा को भी दिखाएंगे। समर्पित कोष, ये एक कोष है। कोष जो है हमारा लायबिलिटी होता है, तो जो कि पूंजीगत मद है, इसलिए हम लोग इसे आय व्यय खाते में नहीं दिखाएंगे। वसीयतनामा, इसे भी हम लोग दिखाएंगे। निवेश पर ब्याज, इसे भी दिखाया जाएगा। जमाओं पर ब्याज, इसे भी दिखाया जाएगा। पुराने समाचार पत्रों का विक्रय है, तो इसे भी हम लोग आय व्यय खाते में दिखाएंगे। ठीक है, तो इन सारी मदों को हम लोग को आय व्यय खाते में दिखाना है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी मदों के साथ समायोजन भी हमें करने हैं। तो लिखा है कि यह निर्णय लिया गया था कि वसीयतनामा और दान से प्राप्त राशि को आय माना जाए। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है हमारे बुक में, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सीधे सीधे बस लिखा है कि जो राशि प्राप्त हुई उसे आय माना जाए। बट इंग्लिश में अगर हम लोग पढ़े तो लिखा है इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीट 1/2 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ लीगेसी एंड डोनेशन एज इनकम। यानी कि हमें ये मान के चलना है कि जो वसीयतनामा है और जो दान है, ठीक है, यानी कि जो डोनेशन है और ये जो लीगेसी, इससे जो राशि मिली है, इसका आधा जो है वो हम लोग आयगत मानेंगे और जो आधा है वो पूंजीगत मानेंगे। यानी कि इन दोनों की आधी आधी राशि को हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग इंग्लिश वाले जो हमारा सेंटेंस दिया उसके हिसाब से अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर है, जो आ रहा है बैलेंस, वो सही सही आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करना है कि जो हमारा वसीयतनामा है और जो दान है, इसकी आधी आधी रकम को हमको इनकम साइड में हम लोग को दिखाना है। ठीक, दूसरी चीज़, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, समायोजन है हमारा दान पे और वसीयतनामे पे, तो हम लोग इसमें यहाँ पे एक डॉट लगा लेते हैं ताकि हमारा समायोजन छूटे ना। फिर है कि दिए गए दायित्व का प्रावधान करना है। क्या, तो किराए के लिए 200, वेतन के लिए 400 और विज्ञापन के लिए 50 रुपये। यहाँ पे भी मिस प्रिंटिंग है। क्या, यहाँ पर सैलरी के लिए 300 रुपये का दायित्व है, जबकि यहाँ पर 400 लिखा है, तो हम लोग 300 मान करके चलेंगे। ठीक है, तो हमें कहाँ कहाँ पे दिखाना है, रेंट पे 200 रुपये और सैलरी पे 300 रुपये का हमें अदत्त दायित्व दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं वेतन पे, वेतन के साथ हमें एक समायोजन करना है और रेंट के साथ एक समायोजन करना है। साथ में कहाँ पे, विज्ञापन के लिए बोला है, तो विज्ञापन हमारा यहाँ पे, तो विज्ञापन पे भी हमें एक समायोजन करके दिखाना। और तीनों ही दायित्व अदत्त हैं, तो तीनों को ही हम लोग क्या करना है, ऐड करना होगा। फिर बोला 3 महीने के लिए बीमा प्रब्याजी अग्रिम दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो बीमा का 1200 रुपये है, इसमें 3 महीने का बीमा जो है वो एडवांस है। ठीक है, तो इसमें से हमें 3 महीने का बीमा माइनस करेंगे। 3 महीने की बीमा की जो राशि आएगी उसे माइनस करके तब हम लोग बीमा की राशि जो इस साल की आएगी उसे दिखाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर बीमा के साथ भी हम लोग को एक समायोजन करना है। लास्ट है कि निवेश पर जो देय ब्याज है वो 50 रुपये वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं हुआ था। यहाँ पर भी एक मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में हमें 500 रुपये दिया है, जबकि हिंदी में 50 रुपये दिया है। हम लोग 500 रुपये मान के चलेंगे कि 500 रुपये जो निवेश पर ब्याज है वो अभी हमारा एक्रूड है, यानी कि 500 रुपये हमें और मिलेगा। तो कहाँ पे, यहाँ निवेश पर ब्याज। ठीक है, तो ये 500 रुपये भी हम यहाँ पर ऐड करके दिखाएंगे। तो इस हिसाब से हमें आय व्यय खाता अपना बनाना है। तो आइए, जितने भी हमारी ये पेमेंट है उसे एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे और जितनी भी हमारी रिसिप्ट है उसे हम लोग इनकम साइड में दिखाएंगे। तो देख लेते हैं। तो देखिए कि हमने फॉर्मेट बना लिया। यहाँ पर एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले हम लोग डोनेशन 14,500 दिखा देंगे। सैलरी 2,600 थी, जिसमें आउटस्टैंडिंग 300 रुपये ऐड करके दिखाएंगे। रेंट का 200 रुपये आउटस्टैंडिंग ऐड करके दिखाएंगे। प्रिंटिंग, पोस्टेज एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट में उसका आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। इंश्योरेंस जो था वो 1200 का था, जिसमें कि 3 महीने का एडवांस था, तो 1200 रुपये जो है इसमें 3 महीने का जो एडवांस है, तो 1200 का इंटू 3/12 में इंटू करेंगे तो 3 महीने का एडवांस हमें जो है वो मिल जाएगा। तो कितना हो रहा है 3 महीने का एडवांस, 300 रुपये। तो ये 300 रुपये माइनस करेंगे तो इस साल का जो हमारा है वो है सिर्फ और सिर्फ 900 रुपये बीमा का, तो हम लोग सिर्फ 900 रुपये दिखाएंगे। उसके बाद इनकम साइड में आएंगे तो बोला था कि दान की राशि आधी, मतलब दान की आधी राशि को आयगत मानना है, तो 8,000 का आधा कितना हुआ, 4,000 दिखाएंगे। चंदा पूरा 4,000 दिखाएंगे। वसीयत में भी बोला था कि वसीयत की आधी राशि जो है वो आयगत, तो 6,000 का आधा 3,000 दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश पे जो ब्याज है वो 9,500 था, जिसमें कि उपार्जित ब्याज जो था वो 500 रुपये ऐड करके टोटल 10,000 दिखाएंगे।
फिर जमा पर ब्याज 150 रुपये और पुराने समाचार पत्रों के विक्रय से 75 रुपये प्राप्त हुए थे। इसे इन सारी चीज़ों को हमने दिखा दिया। लास्ट में टोटल करके बैलेंस निकालेंगे तो 825 रुपये का सरप्लस आ रहा है हमारा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि 31 मार्च 2021 को नारी कल्याण समिति द्वारा किए गए रोकड़ व्यवहारों के खातों का विवरण निम्न प्रकार दिया है। ठीक है, ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। यहाँ डेबिट में रिसिप्ट है और क्रेडिट में पूरा पेमेंट है। नीचे हमारे कुछ समायोजन दिए हैं। इन सभी की सहायता से हमें आय व्यय खाता तैयार करना है। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग छाट लेते हैं कि हमें आय व्यय खाते में कौन कौन सी मदों को दिखाना है। ठीक है, तो देखिए पिछले वर्ष का शेष उसे हम लोग दिखाएंगे नहीं। चंदा को आय व्यय खाते में दिखाते हैं। आजीवन सदस्यता शुल्क की हमारी एक पूंजीगत मद है, इसे हम लोग नहीं दिखाएंगे। दान दिखाया जाएगा। मनोरंजन से लाभ को भी हम लोग दिखाएंगे। पुरानी पुस्तकों का विक्रय, देखिए पुस्तकें हमारे जो है वो संपत्ति हैं, तो संपत्ति का क्रय या विक्रय हम लोग आय व्यय खाते में नहीं दिखाते। हाँ, अगर उनके क्रय या विक्रय से हमें कोई लाभ या हानि हुई है तो उसे जरूर दिखाएंगे। ठीक है, तो पुराने पुस्तकों का विक्रय है। यहाँ पे देखिए जैसा कि बोला कि पुस्तक की मूल्य जो है वो 1000 है और विक्रय जो हुआ है तो उससे हमें 750 मिला है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ बताने का मतलब ये हुआ कि 1000 की पुस्तकों को 750 में बेचा गया तो हमें हानि हुई है कितने की, 250 रुपये की। तो इस हानि को हम लोग आय व्यय खाते में दिखाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर टिक लगा दे रहे हैं कि हमें इसमें से 250 रुपये जो है हानि के रूप में आय व्यय खाते में दिखाने। ठीक है, फिर उसके बाद है ब्याज, तो ब्याज को हम लोग दिखाएंगे आय व्यय खाते में। ये सारी चीज़ें जो है इनकम साइड दिखाई जाएगी और पेमेंट्स और एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग क्या दिखाएंगे, किराया जाएगा, विद्युत प्रभार, प्रवक्ता शुल्क, कार्यालय व्यय, छपाई एवं लेखन सामग्री, कानूनी व्यय, ये सारी चीज़ें हमारी आयगत मदें हैं तो इन्हें हम लोग दिखाएंगे। पुस्तकें, संपत्ति, इसे नहीं दिखाएंगे। फर्नीचर खरीदा गया, ये भी हमारी पूंजीगत खर्चा है, इसे भी नहीं दिखाएंगे। नुक्कड़ नाटक पर व्यय, इसे दिखाया जाएगा। और ये हस्तगत रोकड़ और बैंक में रोकड़, ये शेष है रोकड़ का जो कि हम लोग आय व्यय खाते में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सारी मदें हम लोग को आय व्यय खाते में दिखानी। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से समायोजन भी हमें साथ में करने हैं। तो जैसे लिखा कि 750 रुपये चंदा अभी प्राप्त होना बाकी है, परंतु चंदे में 500 रुपये वर्ष 2021-22 के लिए शामिल है। ठीक है, इसका मतलब आप समझिए 750 रुपये चंदा अभी प्राप्त होना बाकी, यानी कि आउटस्टैंडिंग जो है सब्सक्रिप्शन इस साल का वो 750, यानी कि इस चंदा की राशि में ये 750 रुपये हम लोग ऐड कर देंगे। फिर लिखा है कि परंतु चंदे में 500 रुपये वर्ष 2021-22 के लिए शामिल, यानी कि अगले साल का 500 रुपये जो है वो इस चंदे में शामिल है। तो अगले साल का रहता है एडवांस है सब्सक्रिप्शन, तो उसे माइनस करेंगे। तो इस हिसाब से इस 32,500 में हम लोग 750 ऐड करेंगे और 500 रुपये अगले साल का एडवांस जो है उसे माइनस करके जो रकम आएगी उससे हम लोग इनकम साइड में दिखाएंगे। ठीक, तो चंदा से संबंधित हमें समायोजन करना है। उसके बाद है वर्ष के आरंभ में संघ के पास 20,000 का भवन, 3,000 का फर्नीचर और 2,000 की पुस्तकें हैं। फर्नीचर पर 5% की दर से क्रय सहित, पुस्तकों पर 10% की दर से और भवन पर 5% की दर से हराज लगाना है। तो हमें किस किस पे हराज लगाना है, फर्नीचर पे लगाना है, ठीक है, पुस्तकों पे लगाना है और भवन का वैल्यू इसमें नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दिया है, तो हमें भवन पर भी हराज लगाना है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखानी है और हराज कहाँ दिखाया जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग इसे दिखाएंगे। ठीक है, तो इस आधार पर आइए हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मेट हम लोग बना लेंगे। इनकम साइड का पहले देख लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन था हमारा टोटल 32,500, जिसमें से कि आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे इस साल का और अगले साल का एडवांस माइनस करेंगे। टोटल 32,750 की रकम हम लोग दिखाएंगे। दान मिला था हम लोग को 2,500 का, मनोरंजन से आया 7,250 रुपये का हुआ था और ब्याज मिला था 350 रुपये का। तो ये सारी इनकम हमने दिखा दिया। एक्सपेंडिचर में रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेक्चर फीस, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल फीस, एक्सपेंसेस ऑन नुक्कड़ ड्रामा, ठीक है, नुक्कड़ नाटक पे व्यय, ये सारी चीज़ें जैसे कि जैसे दी हुई थी वैसे हमने दिखा दिया। फिर आया था कि हमें संपत्तियों पर हराज लगाना था। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बुक, बिल्डिंग, फर्नीचर पे 5% की दर से हराज लगाना था। अब ये किसका 5% निकालेंगे, तो देखिए फर्नीचर जो है वो वर्ष के प्रारंभ में समायोजन में दिया है कि फर्नीचर 3,000 का था, ठीक है, और उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 8,600 का फर्नीचर खरीदा गया, क्योंकि क्वेश्चन में समायोजन में लिखा है कि फर्नीचर पे जो हराज लगेगा वो क्रय सहित लगेगा, यानी कि जो फर्नीचर हमने बाद में खरीदा है उस पर भी हमें हराज लगाना है। तो 3,000 का वर्ष के प्रारंभ में हमारे पास फर्नीचर था, 8,600 का फर्नीचर हमने बाद में खरीदा, टोटल हो गया 11,600। 11,600 का 5% हराज लगाएंगे तो आएगा 580 रुपये। तो ये 580 हमने फर्नीचर का दिखा दिया। फिर आता है बुक्स का। तो बुक्स हमारे पास वर्ष के प्रारंभ में 2,000 की थी, उसके बाद हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 6,500 की बुक्स और ख़रीदी थी, तो टोटल हमारे पास बुक्स हो गई 8,500 की, ठीक है। लेकिन उसमें से 1,000 की पुस्तकें हमने बेच भी दी, ठीक है। रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है ना कि 1,000 की पुस्तकों का विक्रय भी हुआ है, तो 8,500 में से 1,000 की पुस्तकें बिक गई, तो कितना बचा, 7,500 की पुस्तकें संस्था में हैं, तो हराज भी इसी पे लगेगा। तो 7,500 का 10% निकालेंगे तो 750 रुपये हराज का हम लोग बुक्स का दिखा देंगे। बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग हमारे समायोजन में कितने का दिया है, 20,000 की बिल्डिंग हमारे समायोजन में दी है, उस पर 5% की दर से हराज लगाना, कितना हो गया, 1,000 रुपये। तो ये 1,000 का हराज इसे दिखाएंगे। टोटल हमारा डेप्रिसिएशन हो गया 2,330 रुपये का, इसे दिखा देंगे। फिर हमने आपको बताया था कि लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड बुक्स दिखाएंगे, तो 1,000 की बुक्स थी, उसको 750 में बेचा गया था, तो 250 की जो हानि हुई थी उसे हमने यहाँ पर दिखाया, ठीक है।
इतना दिखाने के बाद हमने दोनों साइड का टोटल किया है। लास्ट में बैलेंसिंग फिगर के तौर पे डेबिट साइड में सरप्लस आया कितने का, 24,040 रुपये का। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। आई होप कि ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।